प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने करेंगे 25 और 26 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं प्रश्नों में सबसे पहला जो अपना प्रश्न है वो ये है, हाल ही में राजस्थान के किस जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है? ऑप्शन अपने पास है कैलाश सांगला, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर जानी, चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर जानी। जानकारी के लिए बता दूं, कैलाश सांगला भारत के टाइगर मैन कहलाते हैं। क्या? टाइगर मैन कहलाते हैं। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? ये है भारत के जल पुरुष। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपको पता ही है, कहां पर कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन में इनकी भागीदारी थी और इनका हाल ही में क्या है, निधन हुआ है। चलिए बात करते हैं अपने संयुक्त राष्ट्र के इस पुरस्कार के बारे में। किसको दिया हुआ? श्याम सुंदर जानी को दिया गया और यह अवार्ड के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी के द्वारा प्रति 2 वर्ष से क्या ये दिया जाता है। और जो श्याम सुंदर जानी है ये कहां से संबंधित है? राजस्थान में बीकानेर से संबंधित है। राजस्थान में बीकानेर में डूंगर कॉलेज में ये क्या है, प्रोफेसर हैं। इन्हें यह पुरस्कार पारिवारिक वानिकी की अवधारणा, कौन सी अवधारणा? फैमिली फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट के तहत ये दिया गया पुरस्कार। और ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट है परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। कि मरुस्थल में प्रत्येक परिवार क्या है, एक पेड़ के प्रति क्या उसके मन में, व्यक्ति के परिवार के मन में चेतना रहे। तो ये एक संरक्षण का माध्यम बताया, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन का निर्णय लिया है? जो ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है, किस राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षा और संरक्षण देने हेतु ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। और इस प्रकोष्ठ में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे, जिनमें 5 सरकारी सदस्य होंगे और 1 ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। तो ये 6 सदस्य होंगे जो क्या करेंगे? ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या करेंगे? जो उनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये काम करेंगे। तो ये था दूसरा प्रश्न। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है युवा कौशल विकास को प्रोत्साहन करना, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है स्टार्टअप हेतु युवाओं को प्रोत्साहन करना, व्यवसायिक, चौथा ऑप्शन है व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें क्या प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों को मासिक भत्ता प्रदान किया जाने वाला जो इसमें प्रस्तावित है, ये बेरोजगारी भत्ते के लिए ये योजना चालू की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कों को 3000 रुपए और लड़कियों को 3500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा इस योजना के तहत। ये था अपना बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में भत्ता प्रदान किए जाने की योजना थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है जिसे वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, दूसरा ऑप्शन है आईएनएस विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है आईएनएस विराट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आईएनएस विक्रांत। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। जानकारी के लिए बता दूं, आईएनएस विक्रमादित्य ये रूस से लिया गया था। कब? वर्ष 2013 में। ये है यहां पर विक्रांत। तीसरा ऑप्शन था विराट,
जो विराट है ये वर्ष 2017 में नौसेना से इसको क्या किया गया था, सेवानिवृत्त किया गया, रिटायर किया गया था इसको, क्योंकि ये ब्रिटेन की सेवा में भी रह चुका है, उनकी नौसेना में रह चुका है, क्योंकि वर्ष 1987 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में इसे क्या कर दिया गया है, सेवानिवृत्त किया गया है। ठीक है, तो अपना आंसर था आईएनएस विक्रांत। चलिए अपने पढ़ते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। यह एक स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है और इसका जो निर्माण है वो वर्ष 2009 से कोच्चि शिपयार्ड में इसका किया जा रहा है निर्माण। और कब भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, वर्ष 2022 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसका जो वजन है वो रहेगा 40,000 मीट्रिक टन और इसकी लंबाई कितनी है, 260 मीटर और चौड़ाई है वो ओनली 60 मीटर। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर जो फाइटर जेट हैं वो कौन कौन से हैं, मिग 29 के जो मिग का जो फाइटर जेट है वो भी इस पे टेक ऑफ कर सकता है, बाकी जो हल्के फाइटर जेट्स हैं वो भी टेक ऑफ कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन एक विशेष बात यह है कि इस युद्धपोत के ऊपर 64 ब्राग मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। कितनी, 64 ब्राग मिसाइलें। ठीक है, तो ये अपने बड़ा आईएनएस विक्रांत के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराकर किस देश ने जीती है। ठीक है, भारत को हराकर किस देश ने यह टेस्ट सीरीज जीती है। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है पाकिस्तान। तो आप सभी को पता ही है किसने जीती है, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड क्या है, इस आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पे आ गया है। दूसरे नंबर पर है कौन, भारत। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे है इंग्लैंड और पांचवें पर है पाकिस्तान। चलिए बात करते हैं अपने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो ये जो चैंपियनशिप है ये अंतरराष्ट्रीय परिषद द्वारा, क्रिकेट परिषद है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है। ये क्या है, आईसीसी के द्वारा प्रतियोगिता करवाई जाती है। ये प्रारंभ कब हुई थी, 2003 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन मैच नहीं हुआ। वर्तमान की जो टेस्ट प्रतियोगिता है ये पहली बार ही हो रही है। ठीक है, ये पहली बार ही हो रही है। 2003 में प्रारंभ की गई, लेकिन इस प्रतियोगिता का जो रखा गया था, वो जो प्रस्तावित की गई थी वो इसमें नहीं हो पाई। लेकिन फिर 2009 में फिर प्रस्तावित की गई, वो भी रद्द हो गई। फिर 2013 में की गई, फिर 2017 में की गई, तो सभी क्या रद्द रही। और इसके बाद में ये पहली बार है कि अब की बार ये प्रतियोगिता करवाई गई है। अब अपने इसके अलावा अन्य फैक्ट में अपने बात करते हैं ओडीआई मैच। कौन से, वनडे मैच। जो वनडे मैच है उसके अंदर अगर रैंकिंग की बात करें कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लीग में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन है रैंकिंग में, तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर है भारत एक दिवसीय मैच में, वनडे से। अगला आता है टी20 में। अंतरराष्ट्रीय टी20 प्रतियोगिता में कौन कौन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर, तो फर्स्ट पे है इंग्लैंड, दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे पे है न्यूजीलैंड। तो ये अपने जानकारी हासिल की क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट सी बर्ड निम्न में से किस कथन को संदर्भित करता है। ऑप्शन अपने पास है, कारवार में नौसैनिक अड्डे का निर्माण। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है समुद्री पक्षियों के संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कारवार में नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जाना। अब ये है क्या प्रोजेक्ट सी बर्ड, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, अवसंरचना निर्माण प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है और जिसके तहत क्या है, कारवार कहां पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है, 1999 से निर्माणाधीन है। ये जो नौसैनिक अड्डा है 1999 से निर्माणाधीन है और ये पूरा बनने के बाद, सबसे विशेष बात है, पूरा बनने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। तो ये पढ़ा अपने कारवार में नौसैनिक अड्डे का निर्माण के बारे में, प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की तीसरी आधुनिक लैंडफिल साइट कहां बनने जा रही है। ये जो साइट कहां बनने जा रही है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली।
इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर देश की तीसरी आधुनिक लैंडफिल साइट है वो बनने जा रही है। इसके अलावा अन्य दो जो अपने राज्य है वहां पर ये बन चुकी है। कहां कहां पर? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, यहां पर पहले बन चुकी है। और जो मध्य प्रदेश है, अगर अपने देखें कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें देखें तो सबसे अधिक लैंडफिल जो साइट है वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, अब ये लैंडफिल साइटें जो अपशिष्ट प्रबंधन है होता कैसे है? ये लैंडफिल इस तरीके से होता है, ये चट्टानी भाग होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाते हैं और इसके अंदर गैस कंट्रोल भी लगाई जाती है और इसके अलावा जो खाद निर्माण का जो अन्य जो अपने सामग्री है, प्रौद्योगिकी तंत्र है वो लगा दिए जाते हैं। इस गड्ढे में क्या है, उस वेस्ट मैनेजमेंट को सिस्टम है वो लगाया जाता है और इसके अंदर जो अपना वेस्ट कचरा है वो इसके अंदर डाला जाता है और उसके ऊपर क्या फिर मिट्टी की परत लगा दी जाती है और उसके ऊपर अपने ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरी तरीके से एक इको सिस्टम है जो उसको बनाए रखा जा रहा है। इसके ऊपर घास वगैरह वगैरह भी लगाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करे, वेस्ट मैनेजमेंट, ये इसमें एनर्जी बनाने का भी जो कार्य है वो किया जा रहा है कि उससे ऊर्जा निर्माण, सेम ये वही सिस्टम है जैसे बायोगैस बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो लैंडफिल जो साइट है इस तरीके की होती है। अब अपने जानकारी हासिल करते हैं कि क्या जो अपने दिल्ली में पढ़ रहे हैं क्या ये है कहां पे? दिल्ली में। तो देश की तीसरी आधुनिक लैंडफिल साइट दिल्ली में बनने जा रही है। कहां पर? दिल्ली का एक स्थान है ओखला। तो ओखला में ये बनने जा रही है तीसरी लैंडफिल साइट। इससे पहले ये क्या है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बन चुकी है और दिल्ली में लैंडफिल साइट ये ओखला के अलावा 3 और भी हैं। 3 और कौन कौन सी है? गाजीपुर है, इंपॉर्टेंट है ये, भलसवा है, ओखला है और नरेला बवाना। ये 4 साइटें हैं दिल्ली के अंदर जिसमें एक आधुनिक बनने जा रही है ओखला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 जून 2021 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड 2020 में बेस्ट राज्य में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? बेस्ट राज्य किसको दिया गया? ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए बात करते हैं अपने स्मार्ट सिटी मिशन पर। जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये प्रारंभ 2015 में हुआ था और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है आवास और शहरी मामले का मंत्रालय। अब ये रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है? ये दी जाती है सामाजिक पहलू, शासन, गवर्नेंस, संस्कृति, कल्चर, शहरी पर्यावरण, जो अर्बन एनवायरनमेंट है उस पर, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, वातावरण, पानी, शहरी परिवहन, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उस पे। ठीक है, इसके अलावा अब की बार 2 और इसमें ऐड किए हैं, वो है इनोवेशन आइडिया। हालांकि ये पहले था लेकिन एक नया इसमें ये है कोविड इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो हालांकि मुख्य आधार क्या है रैंकिंग के? यही आधार है, सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, वातावरण, पानी और शहरी परिवहन, ये मुख्य आधार है। अब अपने बात करते हैं कि जो अभी जो दिया गया है बेस्ट राज्य का अवार्ड वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। ये अब की बार 2020 में शामिल किया गया है कि प्रथम बार राज्यों को भी स्मार्ट सिटी के संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है कि संपूर्ण प्रदर्शन है उसके आधार पर राज्यों को ये रैंकिंग दी गई है। अब अपने बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान किसको मिला है? लगातार उसी को मिलता जा रहा है, एमपी का इंदौर। लेकिन अब की बार क्या इसको साथ सूरत में भी है। इंदौर और सूरत को क्या संयुक्त रूप से अब की बार प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? चंडीगढ़ का। तीसरा अपना है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? पहला स्थान है अहमदाबाद, दूसरा वाराणसी और तीसरा रांची को। ठीक है, अगला है अपना इनोवेशन आइडिया अवार्ड किसको मिला है? इंदौर को। इनोवेशन किया इन्होंने नए आइडियाज का। इनोवेशन आइडियाज जो अवार्ड है वो इंदौर को मिला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है अपना आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, कोविड इनोवेशन अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये 2 स्थानों को मिला, कल्याण डोंबिवली, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, कल्याण डोंबिवली और वाराणसी। इन 2 स्थानों को मिला है कोविड इनोवेशन अवार्ड। कोविड के समय जो फर्स्ट लहर आई थी उस समय इन्होंने अच्छे तरीके से टैकल किया था, इसलिए इनको कोविड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित स्वेज नहर जोड़ती है किन किन को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और उत्तरी अंध महासागर। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर एवं लाल सागर। तीसरा ऑप्शन है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी और चौथा ऑप्शन है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। पहले तो ये
अपने को सभी जो लोकेशन है ये पता होनी चाहिए कि ये कहां पर है, भूमध्य कहां है, लाल सागर कहां है, अदन की खाड़ी कहां है, फारस की खाड़ी कहां है। चलिए अपने देखते हैं इसको मैप में। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच। ठीक है, इसका सही आंसर अपने देखा। अब अपने देखते हैं स्वेज नहर के बारे में कि स्वेज नहर के बारे में जो चर्चा करते हैं, निर्माण कब किया गया था? 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड, इनकी देखरेख में किया गया था। और यह है किसके अंडर में? ये मिस्र के अंडर में है ये नहर। पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज तक ये नहर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 162 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 60 मीटर। देखिएगा यहां पर 162 किलोमीटर है, ये 60 मीटर है। ठीक है, और 1956 में मिस्र द्वारा क्या इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और स्वेज नहर प्राधिकरण है वो इसकी क्या करता है? देख रेख करता है। अब चर्चा में क्यों था? एक तो एवर गिवन के नाम से जो जहाज था वो इस स्वेज नहर में फंस गया था, करंट में था ये। इसके अलावा अभी क्या है, उसकी वजह से क्या यातायात जो परिवहन था वो क्या है बाधित हुआ था, जिसकी वजह से जो स्वेज नहर प्राधिकरण इसने क्या मुआवजा मांगा है। ठीक है, कंपनसेशन मांगा है। अब इसके अलावा अपने जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया भी था। मिस्र की झीलें उत्तर से दक्षिण, ऊपर से अगर अपने भूमध्य सागर के पास से ले तो मिस्र में मजला, फिर टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर, फिर स्वेज की खाड़ी। तो ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण, मजला, टिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर और स्वेज की खाड़ी। ठीक है, तो ये थी झीलें। चलिए अपने मैप में देखते हैं। तो सबसे पहला अपने देखते हैं कि ये यहां पर है भूमध्य सागर। मैप में आप देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर। कौन सा है? ये है अपना लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। अदन की खाड़ी कहां है? ये है अदन की खाड़ी, ये है अपनी अदन की खाड़ी। फारस की खाड़ी कहां है? ये है अरब कंट्री में फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, ये है फारस की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी कहां है? यहां पर ओमान के पास में स्थित है, ये है ओमान की खाड़ी। कौन सी है? ओमान की खाड़ी। अब मैंने आपको बताया अंध महासागर, वो कौन सा है? ये है अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब सबसे पहले मैंने ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को यहां पर एक जल संधि जोड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। ये है अपनी जिब्राल्टर। ठीक है, अब यहां पर स्वेज नहर कहां पर है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये है यहां पर स्वेज नहर। और ऊपर का जो भाग है, जो यहां पर ऊपर का, ये है पोर्ट सईद, यहां पर है पोर्ट सईद। और दक्षिण का यहां का जो भाग है मिस्र का, यहां पर नहर है ये, हालांकि ये इस तरीके से है, यहां पर पूरा जो क्षेत्र है ये है अपना पोर्ट स्वेज। क्या नाम है? पोर्ट स्वेज है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्या लाल सागर और जो अदन की खाड़ी है इनके बीच में भी कोई जल संधि है? बिल्कुल है, यहां पर है बाब अल मंदेब। कौन सी है? बाब अल मंदेब जल संधि। ठीक है, अब क्या यहां फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली भी कोई जल संधि है? बिल्कुल है, यहां पर ये करंट में भी थी, होर्मुज जल संधि। कौन सी है? होर्मुज जल संधि। ठीक है, तो ये था स्वेज नहर के बारे में अपने देखा मैप के अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। कौन सी संस्था है? यूएनओडीसी, डब्ल्यूएफ, सिप्री, इंटरपोल। डी से नाम इसमें जान अपने आइडिया लगा सकते हैं कि ड्रग होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही है, यूएनओडीसी। चलिए बात करते हैं अपने इस पे। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। ये क्या ये रिपोर्ट जारी करती है। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अन्य जो संस्थाएं मैंने इसमें लिखी हैं वो कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं या क्या क्या काम करती हैं। तो डब्ल्यूईएफ के बारे में अगर अपने देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, वो भी डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ये जारी करती है। दूसरी रिपोर्ट द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, वो भी यही जारी करती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, वो भी डब्ल्यूईएफ जारी करती है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये भी डब्ल्यूईएफ ही जारी करती है। अगला आता है सिप्री। ये सिप्री क्या है? ये एक संस्था है जो क्या युद्ध और संघर्ष होते हैं उनके द्वारा और युद्धक सामग्री और हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ये शोध का कार्य करती है। ठीक है, निशस्त्रीकरण जो युद्ध सामग्रियां होती है उन पर रिपोर्ट जारी करती है।
अगला आता है इंटरपोल। इंटरपोल अपने सभी को पता ही है ये क्या, ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।